सेकंड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड यूनिट में ने तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट तुम्हारा इसके अंदर आएगा एमसीक्यू, राइट। अब होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या? पहली बात तो होल्डिंग कंपनी यानी वो कंपनी जिसके पास कंट्रोल है दूसरी कंट्री कंपनी का, समझे? कंट्रोल वन और मोर अदर कंपनीज बाय मींस होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, यानी उसका जरिया क्या है? उसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग। यानी मैं अगर अपनी कंपनी को होल्डिंग कंपनी बनाना चाहता हूं तो मैं दूसरी कंपनी की 51% से ज्यादा शेयर खरीद लूं। कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 51% मिनिमम, या तो उससे ज्यादा और उससे कम नहीं। और ये भी याद रखना है कि तुम्हारे पास वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट होता है यानी इसका मतलब वो शेयर खरीदने के जो शेयर के अंदर तुमको वोटिंग करने का हक मिले, क्योंकि वोटिंग करेंगे तो कंट्रोल आएगा ना हाथ में। तो इसका मतलब वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को खरीदेंगे, और वो भी हाफ से ज्यादा शेयर्स को खरीदेंगे। और तुम्हारे पास यानी तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर्स के पास किसी को अपॉइंट करने की या तो किसी को रिमूव करने की पावर होती है। किसी को अपॉइंट या तो किसी को रिमूव करने की डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वो पावर होती है। और तुम्हारा बोर्ड सामने वाली कंपनी का भी बोर्ड है, यानी तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो भी मेंबर है ना वो सामने वाली कंपनी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनी जाते हैं, राइट। उसके पास पूरा कंट्रोल होता है। ये हुआ तुम्हारा होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट। अ कंपनी कंट्रोल्ड बाय अ होल्डिंग कंपनी, उसको अपने क्या नाम देते हैं? अंडरलाइन करो, सब्सिडियरी कंपनी। एंड एंड कंपनी कंट्रोल्ड बाय द सब्सिडियरी कंपनी, उसको अपने क्या बोलेंगे? सब सब्सिडियरी कंपनी। यानी एक सब्सिडियरी कंपनी, एक एग्जांपल देता हूं, देखो ए कंपनी उसने बी कंपनी को खरीदा है, 51% से ज्यादा शेयर उसके खरीदे। तो ए कंपनी बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हुई और बी सब्सिडियरी कंपनी हुई। लेकिन बी उसने सी को खरीदा तो सी सब सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है, राइट, ऑफ द प्रिंसिपल होल्डिंग कंपनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है, बहुत बार पूछा गया है। 21 उसके अंदर आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। अब उसमें कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई? तो सब्सिडियरी यानी दूसरे के द्वारा कंट्रोल की जाने वाले एंटरप्राइज को अपने सब्सिडियरी बोलेंगे। अ पेरेंट इज एन एंटरप्राइज दैट हैज वन और मोर सब्सिडियरीज। पेरेंट यानी मेन कंपनी, उसके पास एक या तो एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनीज होती है। अ ग्रुप इज अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडियरीज। ग्रुप का मतलब पेरेंट कंपनी भी उसमें आ गई और सब्सिडियरी कंपनी भी उसके अंदर आ गई। तो सब्सिडियरी कंपनी को क्या बोला जाएगा? नॉर्मल जैसे अपने बोलते हैं सब्सिडियरी या तो कंट्रोल्ड कंपनी। लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है ना उसको दूसरे नाम से अगर बुलाना हो तो पेरेंट कंपनी के नाम से भी अपने बुला सकते। क्या बोल सकते हो उसको? पेरेंट कंपनी। तो कंट्रोल कैसे आएगा तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास 50% या तो उससे ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ज्यादा, एग्जैक्टली 50 भी नहीं, 50% से ज्यादा, इसलिए हमें ने 51% फिगर दिमाग में रखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 of the Companies Act, a company is subsidiary of another company if, but only if, the other company controls the composition of board of director। तो पहला क्या आएगा? पहला याद रखो, सब्सिडियरी बनने का तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन, पहला क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए? कि तुम्हारी कंपनी को दूसरी कोई कंपनी कंट्रोल कर रही है, बराबर। तुम्हारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, पहला। दूसरा, द अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ, यानी आधे से ज्यादा शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू, वो तुम्हारे पास यानी सामने वाली कंपनी के पास होने चाहिए, तुम्हारे पास नहीं होने चाहिए। और अदर कंपनी एक्सरसाइज कंट्रोल और एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग पावर, यानी आधे से ज्यादा वोटिंग पावर तुम्हारे पास नहीं है, सामने वाली कंपनी के पास है, राइट। चाहे वो इक्विटी शेयर हो या चाहे वो प्रेफरेंस शेयर। याद रखो, एक बार प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर तो 51% से ज्यादा होल्डिंग कंपनी के पास होने चाहिए। Where the first mentioned company is subsidiary or any company which is that others
सब्सिडियरी, याद रखो, मेरी कंपनी पेरेंट कंपनी है और मेरी एक सब्सिडियरी कंपनी भी है। बराबर। अब कोई कंपनी अब मेरी कंपनी पेरेंट कंपनी है, मेरी एक सब्सिडियरी कंपनी है। अब मेरी कंपनी को किसी कंपनी ने 51% शेयर खरीद लिया, तो मेरी जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी है ना, वो मेन कंपनी की सब्सिडियरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बराबर नहीं? द कंपनी इन विच ऑल द शेयर्स आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, सारे शेयर्स अगर तुम खरीद लो ने, 100% शेयर खरीद लो, तो उसको क्या बोला जाता है? होल्डी ओन्ड या तो फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। इन सच केस, इन ऑर्डर टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में और 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। नॉर्मली आपको इन अंडरलाइन करने की जरूरत ना पड़े, इस तरह से मैंने ये बनाया। द होल्डिंग कंपनी अपॉइंट्स द रिक्विजिट नंबर ऑफ नॉमिनीज होल्डिंग 1 शेयर ईच ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी एक शेयर, कम से कम एक शेयर जिसके पास होने, वैसा किसी एक शेयर होल्डर को नॉमिनी की तरह से, नॉमिनी का मतलब उसका नाम इसलिए दिया जाता है कि जिससे वो दूसरी कंपनी में जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह से काम कर सके। यानी मैं देखो, ये मेन कंपनी के अंदर तो मैं डायरेक्टर हूँ, अब दो कंपनी का काम मैं संभाल नहीं पाऊंगा ना, तो मैं मेरी जगह पे किसी को भेजूंगा, तो जिसको मैं भेज रहा हूँ ना उसके पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए मेरी कंपनी का, तब मैं उसको सामने वाली कंपनी के अंदर भेज सकता हूँ नॉमिनी बना के। अब पार्टली और सब्सिडरी कंपनी बाकी, बाकी सारी, यानी मतलब जिसके पास 100% शेयर, मैंने अगर किसी कंपनी के 100% से कम शेयर अगर खरीदे पर 51% से ज्यादा, तो वो पार्टली ओन हो गई। वो सब्सिडरी कैसे हो गई? पार्टली ओन हो गई। अदर शेयर होल्डर्स ओन सम शेयर्स, दिस शेयर होल्डर्स, अब ये आया एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अपने क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोलेंगे। माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब क्या? कि जिसके पास तुम्हारी कंपनी के 51% से कम शेयर हो, यानी 49% वाले शेयर हो ने, जो जिनके पास हो ने, वो सब के सब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे। अब आता है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सवाल, कॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या? अभी तुम्हें ने, अभी जो सीख रहे हो ना तुम, ये तुम एक कंपनी का एक कंपनी के साथ में मर्जर यानी होल्डिंग सब्सिडरी सीख रहे हो, यानी एक कंपनी होल्डिंग है, एक कंपनी सब्सिडरी, सिर्फ एक एक कंपनी का सीख रहे हो। एमकॉम में एडवांस अकाउंटिंग जो लेते हैं ना एज ए सब्जेक्ट, उनको एक कंपनी के साथ में तीन तीन कंपनी का आता है सब्सिडरी बनाने। अब है ना प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं पिछले साल से तुमको ये बात समझा रहा हूँ कि अगर फंडामेंटल्स सीख लो ने तो वो हमेशा सेम रहते हो। अपने कहाँ गलती करते हो कि जो फर्स्ट ईयर बीकॉम के अंदर अपने बराबर से पढ़ाई नहीं हुई ने, उसकी अभी तक बैकलॉग तुम्हारा चलता आ रहा है। और इसीलिए मैंने फाइनल अकाउंट्स के वक्त तुमको है ना फॉर्मेट के साथ जो समझाया था ना, वो अभी तुमको काम लगेगा। अभी तुमको पता चलेगा कि चारों चार यूनिट फाइनल अकाउंट्स है। पर कैसे फाइनल अकाउंट्स? तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुमको वही लिखना है, नया कुछ बनाना नहीं है। पिछले बार क्या करते थे अपने, तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को तुम किस में, बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग नाम से लिखते थे, तुमको नाम भी नहीं लिखने, नाम भी दे दिए डायरेक्टर। तो वो फाइनल अकाउंट्स करने के बाद में ये वाला चैप्टर तुमको एकदम इजी लगेगा। 7 अलग अलग स्टेप्स है इसके अंदर। मैं ये पहले चला रहा हूँ, उसके पीछे का कारण ये है ना कि इसमें एंट्रीज नहीं होती, फर्स्ट यूनिट के अंदर एंट्रीज है, इसलिए एंट्रीज में टाइम बहुत जाता है एंट्री में। मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरा सब्जेक्ट तुम्हारा मैकेनिकल है, यानी एक जैसे सम तुमने पहला सीखा या छेला सीखा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अगर सारी एंट्रीज वाला एक सम कर लिया ना, तुमको सब कॉलेज में सिर्फ 3 सम और 2, यानी 3 और 2 5 सम कराते हैं इसके। इसके पीछे कारण ये नहीं कि वो कम पढ़ाते, उसके पीछे कारण ये कि सारे सम तुमको इसके बाद में एक जैसे लगेंगे, कि एंट्री सेम टू सेम सबके सबके अंदर जाती है। जो पोस्टिंग करते हैं अपने बैलेंस शीट के अंदर वो सेम जाएगा उसके बाद। अब देखो इन इंडिया इट इज नॉट कंपल्सरी। अब कंसोलिडेटेड का मतलब साथ में मिला के, मेरे पास होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों के अकाउंट है, अब दोनों को ज्वाइन कर लूंगा और एक ही अकाउंट बना दूंगा खाली। तो मुझे बनाने का आएगा दो चीजें, पर दोनों ऑप्शन में है तुम्हारे, यानी मतलब तुम बैलेंस शीट सीखते हो ने,
तो पीएनएल नहीं सीखोगे तो चलेगा, और पीएनएल सीखते हो तो बैलेंस शीट नहीं सीखोगे तो चलेगा। सीखना दोनों है, मैंने बाद में बार बार बोलता हूँ तुमको कि तुमको चैप्टर पूरा करने का, फिर डिसाइड कर लेने का दोनों में से किसके ऊपर फोकस करना है, बराबर ना। अब इन इंडिया इट इज नॉट कंपलसरी फॉर द होल्डिंग कंपनी टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया ना, उसके बाद में बताया गया है कि आपको तीन चीजें बनानी पड़ेगी। देखो, पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, दूसरा पीएनएल अकाउंट, और तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये चीजें तुमको बनानी पड़ेगी कंपलसरीली, इसको अंडरलाइन कर दो। साथ में besides the statement showing the holding company's interest in the subsidiary company at the end of financial year of subsidiary and another statement showing change in the interest underlying company, ये दो चीज हो गई। दो स्टेटमेंट, पहला पहला देखो, मेरा किसी दूसरी कंपनी के अंदर कितना शेयर है उसका स्टेटमेंट मुझे फाइल करना पड़ेगा पहले, और पिछले साल का शेयर और इस साल का शेयर अगर सेम है तो भी मुझे एक दूसरा स्टेटमेंट ये फाइल करना पड़ेगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आया है, और अगर चेंज आता हो तो वो चेंज आने के बाद भी मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन करवा के ये चेंज का रिपोर्ट सबमिट कराना पड़ता है। तो टोटल मिला के अपने पास 6 रिपोर्ट हो गए। पहला तुम्हारी बैलेंस शीट बनाने की, दूसरा तुम्हारा पीएनएल अकाउंट बनाने का, तीसरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चौथा ऑडिटर्स रिपोर्ट, पांचवा ये स्टेटमेंट तुम्हारा होल्डिंग कंपनी में कितना, होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के अंदर कितना इंटरेस्ट है उसका स्टेटमेंट, और छठा स्टेटमेंट कौन सा, कि तुमने चेंज कोई किया हो अगर इंटरेस्ट के अंदर तो वो कितना किया। यानी मेरे अभी समझो कि 55% शेयर थे किसी कंपनी के अंदर, मैंने 5% दूसरे खरीद लिए, तो इसका स्टेटमेंट मुझे फाइल करने का 55% का तो स्टेटमेंट फाइल करने का, लेकिन अगर मैंने चेंज किया तो उसका भी मुझे स्टेटमेंट फाइल करना कंपलसरी है। और ये सब साथ में अटैच करना पड़ता है। फर्दर असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद सब्सिडियरी कंपनी should be shown separately in the balance sheet. The attached separate statements of the subsidiaries with the final accounts of the holding company require a considerable understanding of the accounting matters. यानी आप जो कर रहे हो ना, ये जो अकाउंट्स अपने बना रहे हैं ना, उसमें शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी स्टेप्स है ना, वो स्टेप के अंदर तुम देखोगे कि एक मेथड होती है, और एक मेथड है उसको समझ लेने, तो उसके बाद में सब सिंपल लगेगा। अब देखो, सीधे अपने जा रहे हैं पॉइंट के ऊपर के स्टेप्स कौन से। पहला है देखो, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी। अब सीधा अपने फर्स्ट सम को स्टार्ट कर रहे हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी है, उसके बाद में प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। ये सब जब मैं समझाऊं ना तो समझ में आएगा। अभी तुमको ये सिर्फ है ना ऐसा लगेगा कि ये स्टेप जो है उसके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा है। मैं पहला स्टेप तुमको समझा रहा हूँ। देखो, एलिमिनेशन लिखा है, एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, investment in shares of subsidiary company entitles the holding company to share net asset of the subsidiary company। मैं अब आपको इसका प्रैक्टिकली अप्रोच समझाता हूं कि एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है। मैं आपको जो सम रिलेट करूं वो सम निकाले। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा। देखो क्या लिखा है, एच लिमिटेड अक्वायर्ड 15,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड फॉर ₹1,55,000। अब मैंने, यानी एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर खरीदे, तो इसका मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, बराबर। तो तुम एच लिमिटेड की कॉलम में क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योर इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड में 1,55,000 लिखा है, बराबर ने। तो अब आप बोर्ड पे देखो, देखो किस तरह से इसको अपने एलिमिनेट करेंगे उसके लिए समझे।
पहले क्वेश्चन को बराबर से देख लेना। देखिए पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1 एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड। अपने होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करना, सब्सिडियरी का नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड कितना लिखा हुआ है, 1,55,000, यानी 1,55,000 ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, बराबर। उसमें से अपने क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स कितने खरीदे, 15,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹1,55,000। कितने खरीदे गए, 1,55,000 के अंदर। तो इसका मतलब अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो अदर इन्वेस्टमेंट क्या बचेगा, नील, बराबर। अब ये जो लिखा है ना यहाँ पे, उसको तुम्हारे थर्ड स्टेप के अंदर इंक्लूड करोगे, और थर्ड स्टेप का नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसको कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे जो नील लिखा है उसमें अगर कोई अमाउंट अगर आए तो वो अमाउंट सीधा जाएगा फाइनल बैलेंस शीट में, यानी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। ये अमाउंट जो लिखा है उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट निकल जाएगा। मैं एक एक स्टेप अलग अलग करके समझाऊंगा, राइट। अब हम क्या, ये एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर है, पहला ये तुमने तो निकाल दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, देखो अपने टाइम रेशियो इसके अंदर ढूंढेंगे। टाइम रेशियो क्या होता है, देखिए क्वेश्चन के अंदर आप पढ़े तो क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि कब इस शेयर को खरीदा गया था। देखो जुलाई की पहली तारीख को, जुलाई की पहली तारीख को खरीदा गया था। और हम यहाँ पे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन लिखेंगे। तो 1/4, ध्यान देना, 1/4/22 से लेके 30/6/22 तक। पहली जुलाई नहीं, क्योंकि पहली जुलाई तो खरीदने की तारीख, तो इसके एक दिन पहले। और यहाँ पे 1/7/22 से लेके 31/3/23 तक। ये कितने मंथ हुए, 4, 5, 6, यानी 3 महीने हुए। और ये कितने हुए, 9 मंथ्स हुए। 3:9 ये तुम्हारा टाइम रेशियो, यानी मतलब 1:3 ये टाइम रेशियो। ये दूसरा वर्किंग तुम्हारा कंप्लीट हुआ, सिंपल, इसी के अंदर जा रहा है ये। और अब अपने ढूंढेंगे इसके अंदर होल्डिंग रेशियो। अब देखो शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, तो मुझे पता कैसे चले कि एस लिमिटेड के शेयर कितने हैं। तो क्वेश्चन में आप देखो एस लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं, 2,50,000 यहाँ पे दिए, राइट। 2,50,000 के शेयर्स दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दें यहाँ, हम यहाँ पे 2,50,000 रुपीज के शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 25,000 हो गया। अब उसमें से इसने कितने शेयर खरीद लिए, 15,000। तो अब एच लिमिटेड के पास 15,000 शेयर है, और इसके पास बाकी के यानी 10,000 शेयर है। तो ये रेशियो कौन सा हो गया, 15:10 का, यानी 3:2। ये तुम्हारा एच आर यानी होल्डिंग रेशियो। ये पहला स्टेप पूरा हो गया, ये पहला स्टेप पूरा हो गया। देखो कैसे किया, तो होल्डिंग रेशियो के लिए अपने पास 25,000 शेयर थे, उसमें से 15,000 किसने, एच लिमिटेड ने खरीद लिए, और बचे कितने, दूसरे 10,000 वो एस लिमिटेड के पास अभी भी है। तो होल्डिंग रेशियो कितना हुआ, 15:10।
या तो 3:2 का ये तुम्हारा HR यानी होल्डिंग रेशियो। बात समझिए, पूरा वर्किंग कंप्लीट हुआ, एक स्टेप हुआ खाली, दो स्टेप खाली बढ़े, बाकी तो एकदम तीन तीन चार चार लाइन के स्टेप। ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप खाली बढ़ा। तो पहले स्टेप में आपने क्या देखा, एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपने क्या करेंगे, एच लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट की कॉलम में देखेंगे, उसमें देखेंगे एसेट की कॉलम में, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखेंगे। अब उस इन्वेस्टमेंट में से उसने एस लिमिटेड के शेयर्स को खरीदने के लिए कितना पैसा यूज किया, तो वो तो क्वेश्चन में दिया है पहली लाइन में 1,55,000। तो बचा कितना, नील। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं, यानी नील यहाँ पे। तो बैलेंस शीट में लिखने के लिए हमारे पास कुछ बचा है, ये कहाँ यूज करेंगे, अपने थर्ड स्टेप में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर। फिर इसी स्टेप के अंदर अपने टाइम रेशियो और होल्डिंग रेशियो भी कंटिन्यू कर देंगे। टाइम रेशियो में क्या देखेंगे अपने, कि कितना टाइम पीरियड एक्विजिशन के पहले का यानी खरीदने से पहले का है, और कितना टाइम पीरियड खरीदने से बाद का है। तो खरीदने से पहले के टाइम पीरियड को अपने प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड बोलेंगे, यानी 1/4/22 से लेकर 30/6/2022 तक 3 महीने का टाइम पीरियड ये प्री एक्विजिशन हुआ। और 1/7/22 से लेकर 31/3/2023 तक ये 9 मंथ्स का टाइम पीरियड हुआ। तो ये जो दोनों टाइम पीरियड है उसको अपने यहाँ पे रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 1:3 तुम्हारा टाइम रेशियो है। ये आगे सेकंड स्टेप में काम लगता है। उसके बाद में होल्डिंग रेशियो देखें। तो होल्डिंग रेशियो के लिए अपने को एच लिमिटेड नहीं देखना है, एस लिमिटेड देखना है। एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने हैं, 2,50,000 रुपीज के 10 से डिवाइड करूंगा तो 25,000 हुए। अब 25,000 में से 15,000 तो एच लिमिटेड खरीद चुका है, तो बचा कितना, 10,000। तो ये तुम्हारा 15 और 10 का रेशियो यानी 3:2 का रेशियो है, ये तुम्हारा होल्डिंग। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसमें आगे देखें, ऐसा ही एक दूसरा वर्किंग में बता रहा हूं, ऐसा ही सेम वर्किंग। देखो दूसरे सम के अंदर क्वेश्चन देखो। अब जैसे मैंने बोला ने, हर सम के अंदर ये पहला स्टेप यही है। तुम पहला छेला कोई भी सम करो, सबके अंदर ये पहला स्टेप। ओके, तो आप इसके अंदर देखो, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 बता रहा हूँ। 8, इवन, एक मिनट, 7 के अंदर भी सेम है अपने पास। ओके, तो मैं आपको इसके अंदर है ना, कौन से क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ, 7 सम के अंदर। 7 सम में ध्यान देना, कॉलेज का क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या लिखा गया है, कि पी लिमिटेड अक्वायर 12,000 इक्विटी शेयर्स इन क्यू लिमिटेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में साइट पे पढ़ो, 12,000 शेयर्स क्यू लिमिटेड के अंदर 12 रुपए एक शेयर के हिसाब से लिया गया, राइट। तो मैं ऐसे ही सेम टू सेम वापस वर्किंग कर रहा हूँ, यहाँ बोर्ड पे देखिएगा। और साथ में ये भी चेक कर लो, इक्विटी शेयर कितने हैं क्यू लिमिटेड के। क्यू लिमिटेड के इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए के। 2 लाख रुपए के, यानी एक 10 रुपए का है, तो इसका मतलब दो 20,000 शेयर हुए तुम्हारे, राइट। अब इसका वर्किंग और डेट ऑफ एक्विजिशन DOA, इसका मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ, यानी 1/4/2022 दी गई है। ओके, अब देखिए वर्किंग देखिए। तुम जब सम करोगे तब ये वर्किंग आएगा ना वापस। तुम ये सम करोगे तो वर्किंग वापस आएगा। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 7 का है वर्किंग। देखो पहला स्टेप 1, एज इट इज, एलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड, बराबर। यहाँ पे भी एच और एस लिखा है कि पी क्यू लिखा है। ओके, तो हम यहाँ पे पी लिमिटेड लिखेंगे। ओके, अब इन्वेस्टमेंट ऑफ पी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट कितने हैं? देखो बैलेंस शीट में देखो, इन्वेस्टमेंट की कॉलम में क्या लिखा है, 1,50,000, यानी 1,50,000 तुमको यहाँ पे दिया गया है।
ओके, अब देखो इन्वेस्टमेंट कैसे किया गया। 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹12 ईच। तो कितना होगा, 12,000 इंटू 12 करूं तो 1,44,000 होगा, बराबर। अब इसमें से 1,44,000 गया तो बचा कितना, खाली 6,000। तो इसको क्या बोलेंगे अपने, अदर इन्वेस्टमेंट। ये जो लिखा है ना वो कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, और ये जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा, बराबर नहीं। ये स्टेप समझ में आ गया। अब मैं टाइम रेशियो ढूंढूंगा इसके अंदर। प्री एक्विजिशन है ही नहीं, देखो 0 मंथ लिखा मैंने, प्री एक्विजिशन है ही नहीं, क्योंकि एक्विजिशन की डेट कौन सी लिखी है, 1/4, यानी साल के शुरुआत में एक्वायर कर लिया बिजनेस। तो प्री एक्विजिशन 0, और पोस्ट एक्विजिशन कितना है, 12 मंथ। तो 0:12 तुम्हारा टाइम रेशियो आएगा। ओके, अब उसके बाद में होल्डिंग रेशियो। तो टोटल शेयर्स कितने हैं क्यू लिमिटेड के, 20,000। उसमें से कितने खरीद लिए, 12,000। तो पी लिमिटेड के पास 12,000 शेयर है, और क्यू लिमिटेड के पास 8,000 शेयर है। इसका मतलब 12:8 का रेशो आया। तो अपना रेशो कौन सा बनेगा, 3:2। ये तुम्हारा होल्डिंग रेशो, ये तुम्हारा टाइम, ये पहला वर्किंग तुम्हारा पूरा। अब कोई भी सम आप चेक करोगे ना, ये वर्किंग एग्जैक्टली सेम रहेगा, बराबर ना। ओके, अब देखो सेकंड स्टेप में कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। ये तुम्हारे पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर के अंदर ये ना पूरा सबसे अलग अगर स्टेप हो तो ये, और सबसे टफ स्टेप भी यही है। चले, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट है। एनी प्रॉफिट, सुनना बराबर ध्यान से, अंडरलाइन करना इसको। एनी प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडियरी कंपनी बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले, इसका मतलब कंपनी के खरीदे जाने के पहले, शेयर्स के खरीदे जाने के पहले जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको अपने क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलेंगे, और उसको अपने कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, राइट। लेकिन उसके बाद जो भी प्रॉफिट कमाया उसको अपने रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे। अब इसका कंसेप्ट क्या वो बोलो, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे ले, देखो समझाओ। कंपनी मैंने खरीदी नहीं की, उसके पहले जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें मेरा कोई हाथ, वो उस कंपनी का हाथ है। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है ना वो सारे प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैपिटल प्रॉफिट की तरह से ट्रीट करता हूँ। यानी मतलब ये पैसा जो मैंने कमाया वो जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने शेयर खरीदे ना, उसके कारण मुझे मिला। बाकी इस इतने हिस्से के अंदर मेरा कोई भी हिस्सा उसके अंदर है नहीं, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन उसके अंदर है नहीं, मेरी कोई मेहनत नहीं। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट है ना उसको अपने रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं। रेवेन्यू का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट यानी जिसके अंदर अब मैंने कंपनी को खरीद लिया तो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में मेरा कंट्रीब्यूशन होगा ना, कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेने में, खरीदने में, बेचने में मेरा डिसीजन होगा। तो इसके बाद के सारे प्रॉफिट को अपने नॉर्मल प्रॉफिट या तो रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं। ये इसका लॉजिक, बराबर। द कैपिटल प्रॉफिट वो भी कितना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ holding company share is to be adjusted only against cost of control or goodwill, and revenue profit to the extent of holding company share will be merged with the revenue profit of the holding company. मैं तुमको सिर्फ ये चार्ट समझा देता हूँ, उसके बाद में इसके वर्किंग को अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लिखा है, उसके दो हिस्से करेंगे। पहले कौन सा हिस्सा, ये देखो ये लिखा है ना, मैंने यहाँ पे तुमको बताया, क्या बताया, कि तुम ये दो रेशियो ढूंढते हो, टाइम रेशियो। तो ये जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना सब्सिडियरी कंपनी का, उसको टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जो टाइम रेशियो में आगे वाला प्रॉफिट आया ना उसको अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलेंगे।
और उसके बाद वाले प्रॉफिट को अपने क्या मानेंगे, पोस्ट एक्विजिशन। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में ध्यान देना, अब तुमने दूसरा रेशियो फाइंड आउट किया था, वो रेशियो था तुम्हारा होल्डिंग रेशियो। तुम्हारे पास दो प्रॉफिट आया, एक कैपिटल प्रॉफिट आया, एक रेवेन्यू प्रॉफिट आया। अब ये कैपिटल प्रॉफिट को भी होल्डिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, और ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट है ना उसको भी होल्डिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब पेम्फलेट में देखोगे तो दो अलग अलग माइनॉरिटी शेयर को मैंने कनेक्ट किया है, बराबर ने, एक आर्क से उसको कनेक्ट किया है। तो ये जो है ना वो तुम्हारा माइनॉरिटी शेयर है, ये माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, यानी चौथे स्टेप में जाएगा। किस में जाएगा, फोर्थ स्टेप के अंदर। चार चीजें तुम्हारे सामने देखो, ये चार्ट के अंदर है लास्ट में। उसमें जो पहली वाली है ना उसके लास्ट में देखो ब्रैकेट में लिखा है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, है ना। तो अपने यहाँ जो फर्स्ट स्टेप में देखा ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके साथ में ये अपने जाएंगे। उसके बाद वाले जो दोनों है ना वो दोनों चौथे स्टेप में जाएंगे, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएंगे। और जो लास्ट वाला है, वो लास्ट वाला है ना लोग मिस आउट कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं इसको ऐड करने का। पर ये तुमको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस करना। ये लास्ट वाला हिस्सा रेवेन्यू प्रॉफिट का, लास्ट वाला हिस्सा। ये चारों चार चीजें अपनी अपनी जगह पे क्यों जाती है ना उसका भी लॉजिक ये अपने कल के लेक्चर में